Hello everyone. So welcome back to my channel, and today we are going to start with a new topic, that is your sterilization under the subject pharmaceutical microbiology. Before starting the unit, let's understand some basic terms. The first is sterilization. What does the word sterilization means? Sterilization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, इनएक्टिवेशन या फिर एलिमिनेशन करते हो ऑफ ऑल दी वायबल ऑर्गेनिजम्स. पहले हम समझते हैं वायबल ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है. वायबल ऑर्गेनिजम्स का मतलब है ऑल दी फंक्शनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल दी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो 100% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एलिमिनेशन या इनएक्टिवेशन हो जाना इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन. ठीक है, उसके बाद है आपका द वर्ड डिसइंफेक्शन. ठीक है, डिसइंफेक्शन में क्या होता है, इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजेंस. इसमें क्या होता है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं द पैथोजेंस. नाउ व्हाट आर द पैथोजेंस? पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. ठीक है, तो अगर हम पैथोजेंस का डिस्ट्रक्शन कर दे, वो भी कहां पर, इनएनिमेट सर्फेसेस पे या इनएनिमेट सब्सटेंसेस, दैट इज दी नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग सर्फेसेस के ऊपर से अगर आप पैथोजेंस का डिस्ट्रक्शन कर दो, सो दैट इज नोन एज डिसइंफेक्शन. तो इससे हमें 100% स्टेरिलाइजेशन नहीं अचीव होता है बेसिकली, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन में आपके वेजिटेटिव एज वेल एज जो आपके स्पोर्स होते हैं, उन सब का कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाता है. लेकिन डिसइंफेक्शन के केस में केवल पैथोजेंस का जो है वो डिस्ट्रक्शन होता है. सिमिलरली एंटीसेप्सिस में भी आप पैथोजेंस का ही डिस्ट्रक्शन करते हो, लेकिन एंटीसेप्सिस और डिसइंफेक्शन में क्या अंतर है? डिसइंफेक्शन में आप इनएनिमेट सर्फेसेस लेते हो, वेयर एज एंटीसेप्सिस में आप लिविंग टिश्यूज के ऊपर या लिविंग टिश्यूज के ऊपर जो है डिस्ट्रक्शन कॉज करते हो ऑफ द पैथोजेंस. डीजर्मिंग वर्ड, अभी जो डीजर्मिंग है इसमें क्या करते हैं हम, माइक्रोब्स के रिमूवल को फ्रॉम द सरफेस, दैट इज नोन एज डीजर्मिंग. नाउ द लास्ट टर्म इज सैनिटाइजेशन. सैनिटाइजेशन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम अपने कहते हैं कि हैंड्स को सैनिटाइज करना है. ठीक है, दैट मीन्स हम अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने माइक्रोबियल काउंट जो है वो बहुत कम कर दिया है टू द सेफ लेवल्स. टू द सेफ लेवल्स मतलब इतना माइक्रोबियल काउंट हो गया है कि इट कैन नॉट इंड्यूस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग. सो दैट इज नोन एज सैनिटाइजेशन. नाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन. सबसे पहला मेथड है आपका फिजिकल मेथड्स. दो मेथड्स होते हैं स्टेरिलाइजेशन करने के लिए. ठीक है, एक है फिजिकल मेथड्स, दूसरा होता है आपका केमिकल मेथड्स. तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज फिजिकल मेथड्स. फिजिकल मेथड्स में भी आप देखोगे, एक है हीट, स्टेरिलाइजेशन बाय हीट, देन यू हैव स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप माइक्रोबायोलॉजी की लैब में एपरेटस, ग्लासवेयर्स, इन सारी चीजों को स्टेरिलाइज कर सकते हो. सो द वेरी फर्स्ट मेथड इज स्टेरिलाइजेशन बाय हीट. हीट में भी उसकी फर्दर सब क्लासिफिकेशन है मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट. ठीक है, मॉइस्ट हीट में डिफरेंट मेथड्स आते हैं, दैट इज योर ऑटोक्लेव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन योर बॉइलिंग, टेंडलाइजेशन एंड पाश्चराइजेशन. तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 मेथड्स को पढ़ेंगे. देन स्टेरिलाइजेशन बाय हीट में जो दूसरा मेथड है दैट इज स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट. उसमें आता है आपका रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन. फिर हम बात करते हैं रेडिएशन की, स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन. रेडिएशंस आपकी या तो नॉन आयोनाइजिंग हो सकती है या फिर आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आपके इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और आयोनाइजिंग रेडिएशंस में है एक्स-रेज एंड गामा रेज. वेयर एज मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन में यू यूज मेम्ब्रेन फिल्टर फॉर द स्टेरिलाइजेशन. ओके, सो पहले हमने कहा कि पहला मेथड होता है फिजिकल मेथड्स. सो द नेक्स्ट मेथड इज द केमिकल मेथड्स. ठीक है, फिजिकल मेथड्स में हमने हीट देखा, रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स में आप देखेंगे the liquid chemicals and the gases that can be used
for sterilization. Now, sterilization by heat. Sterilization by heat, it is the most reliable method. ठीक है, we are talking about moist heat as well as dry heat. जब हम हीट को यूज करते हैं फॉर द स्टेरिलाइजेशन, इट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड. सबसे ज्यादा रिलाय जिस मेथड पे हम कर सकते हैं कि हाँ इस मेथड से हमें 100% स्टेरिलाइजेशन मिलेगी, सो दैट इज योर स्टेरिलाइजेशन बाय हीट. इस मेथड से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. ठीक है, जो भी आप ग्लासवेयर या कल्चर मीडिया, जिस भी चीज को आपको स्टेरिलाइज करना है, ठीक है, तो क्या होगा, जो हीट है वो थर्मल डिस्ट्रक्शन करेगी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. वो जो हीट है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जितने भी एसेंशियल, नाउ यू कैन सी हियर, जितने भी एसेंशियल सेल्यूलर प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, सेल्यूलर प्रोटीन्स होंगी एंड एंजाइम्स होंगी, उनको इनएक्टिवेट कर देगा. लेकिन इस मेथड का केवल एक ही लिमिटेशन है, दैट इज योर कि इसमें आप थर्मोलेबाइल मटेरियल्स को स्टरलाइज नहीं कर सकते. थर्मोलेबाइल, थर्मोलेबाइल का मतलब हो गया ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे मटेरियल्स जो कि आपके हीट सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, सो थर्मोलेबाइल आर दोज सब्सटेंसेस दैट आर हीट सेंसिटिव. ज्यादा हीट अगर उनको मिलेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट मेथड दैट इज मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मॉइस्ट मींस मॉइस्चर है. सो यहाँ पर जो भी हीट हम यूज करेंगे, जो भी मेथड्स हम यूज करेंगे, और उस मेथड्स में जो हीट प्रोवाइड होगी, उन सब हीट में क्या होगा, मॉइस्चर की प्रेजेंस होगी. द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट method of sterilization is autoclave. The autoclave works on the principle of moist heat sterilization. ठीक है, आपका ऑटोक्लेव कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन पे. सबसे पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. अगर आप देखोगे इस फिगर को तो सबसे नीचे से देखो ड्रेन वॉल्व है. ठीक है, उसके ऊपर आ जाओ तो आप देखोगे हीटिंग एलिमेंट्स है. देन यहाँ पर ये वाटर लेवल है. ठीक है, देन यू हैव दी ग्रिड बास्केट और द परफोरेटेड बास्केट. ठीक है, यहाँ नीचे आप देखोगे ये जो है, दिस इज योर परफोरेट रेस्टिंग प्लेट. फिर ऊपर आ जाइए, यहाँ पर ये जो है दैट इज द लिड. यहाँ पर इसके ये स्क्रूज हैं, फास्टनिंग स्क्रूज. दिस इज द प्रेशर कंट्रोल वॉल्व. दिस इज द एयर रिमूवल वॉल्व. दिस इज द सेफ्टी वॉल्व एंड दिस इज द प्रेशर गॉज. एंड हेयर यू हैव द थर्मोमीटर. ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द autoclave equipment. Now, if you see it's written here, it consists of an upright aluminium or stainless steel cylindrical vessel of about 15 liters capacity. ये जो ऑटोक्लेव है अगर हम देखें तो इसकी कितनी कैपेसिटी है, 15 लीटर्स कैपेसिटी है. ये एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है. ठीक है, नाउ दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप. व्हाट वी डू इज, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर वाटर हमें फिल करना होता है. ठीक है, ये वाटर हमें फिल करना होता है. कितना लेवल हम पानी का भरेंगे कि आपका ये जो हीटिंग एलिमेंट्स है ये कंप्लीटली इस वाटर में डिप हो जाए. ठीक है, उसके ऊपर देखोगे आप तो दिस इज दी प्लेट, रेस्टिंग प्लेट. तो ये रेस्टिंग प्लेट से नीचे ही पानी का लेवल होना चाहिए. देन यू हैव दी बास्केट. ठीक है, इसी बास्केट के अंदर आप क्या रखते हो, अपने ऑब्जेक्ट्स को रखते हो जिनको आपको स्टेरलाइज करना है. ठीक है, ये हो गई आपकी ग्रिड बास्केट. देन यहां पर है आपकी लिड, ये है आपके स्क्रूज. आप क्या करोगे, सबसे पहले लिड को ओपन करोगे, वाटर फिल करोगे. ठीक है, उसके बाद अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स है आपको स्टेरलाइज करने हैं इस बास्केट में आप रख दोगे. उसके बाद यू विल क्लोज द लिड एंड यू विल टाइटन दीज
फास्टनिंग स्क्रूज। ठीक है, उसके बाद हम वर्किंग के लिए देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस हमको मेंटेन करनी होती है। टेम्परेचर इज 121 डिग्री C and duration is for 15 to 30 minutes and the pressure is 15 psi. Then what happens is ये conditions हमको maintain करनी होती है when we are working in an autoclave. Now what happens is when you close the lid, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर गॉज हमारे पास है, यहाँ पर आप प्रेशर जब इनिशियली देखोगे तो इट विल बी 0. ओके, यू विल स्विच ऑन द प्लग. ठीक है, ये हीटिंग मैंटल जो है, ये जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आप देखोगे दे विल स्टार्ट हीटिंग, सो वाटर विल हीट अप. जैसे ही वाटर हीट होगा व्हाट यू हैव टू डू इज आपको यहाँ पर जो ये एयर रिमूवल वॉल्व है इसको आपको ओपन करना है. एयर रिमूवल वॉल्व को ओपन करने से क्या होगा, इस इंस्ट्रूमेंट या इस इक्विपमेंट के अंदर जितनी भी एयर है वो एस्केप कर जाएगी. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जब आप स्विच ऑन करोगे प्लग को, सो हीटिंग एलिमेंट्स हीट करेंगे, वाटर विल हीट एंड स्टीम विल बी जनरेटेड. एंड यही स्टीम जो है फिर क्या होगी, इस एयर रिमूवल वॉल्व से निकलेगी. जैसे ही स्टीम जो है इस एयर रिमूवल वॉल्व से निकलेगी तो हमको क्या करना है, इस एयर रिमूवल वॉल्व को क्लोज कर देना. वी नीड टू क्लोज दिस वॉल्व. Now as soon as you close the valve, the pressure will rise up. ठीक है, अभी तक जो प्रेशर था that was 0, लेकिन जैसे ही आप एयर रिमूवल वॉल्व को क्लोज करोगे जो प्रेशर है वो राइज करेगा. ठीक है, ये प्रेशर आप यहाँ पर देख सकते हो कि धीरे धीरे प्रेशर जो है इनसाइड द इक्विपमेंट दैट इज राइजिंग. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव सेड इज कि ऑटोक्लेव में जो हमें प्रेशर मेंटेन करना होता है दैट इज 15 psi. नाउ एज सून एज द प्रेशर क्रॉसेस 15 psi, what will happen is the pressure control valve it will rise. ठीक है, जैसे हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि प्रेशर कुकर होता है और उसके ऊपर क्या होती है, एक विसल होती है. जैसे ही प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है और एक रिक्वायर्ड प्रेशर से एक्सीड कर जाता है तो आपकी वो जो विसल है वो बचती है. द सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करता है आपका ऑटोक्लेव. जैसे ही जो हमारी रिक्वायर्ड प्रेशर है दैट इज 15 psi, जैसे ही प्रेशर जो है इस पर्टिकुलर प्रेशर को क्रॉस कर जाएगा तो आपका एक इसमें भी एक विसल लगी होती है, वो विसल जो है राइज करती है. ठीक है, ये प्रेशर कंट्रोल वॉल्व से क्या हो जाएगा, आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा स्टीम है वो एस्केप कर जाएगी और फिर आप देखोगे दोबारा से प्रेशर जो है वो आपके 15 psi पे मेंटेन हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही आपका 0 to 15 psi प्रेशर होता है तभी से आपको क्या है, टाइम जो है वो आपको नोट करना है. दैट इज फॉर 15 to 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको देखना है. तो जब भी 15 psi होता है तो स्टीम का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 121 डिग्री C. अगर सो दिस इज हाउ द ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन. ठीक है, मॉइस्ट हीट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है स्टीम इज जनरेटेड एंड स्टीम इज मेड फ्रॉम वाटर वेपर्स, मॉइस्चर उसमें होता है और यही स्टीम जो है वो क्या कर रही है, हीट प्रोवाइड कर रही है. तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस परफोरेटेड बास्केट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स में अगर किसी भी तरह के माइक्रोब्स होंगे तो वो इस मॉइस्ट हीट से क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे. अब ये मॉइस्ट हीट जो है व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, कैसे ये मॉइस्ट हीट किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या कैसे वो ऑब्जेक्ट्स को स्टरलाइज करती है. So if you see here the mechanism, under such conditions steam is generated which enters into microbial cells and coagulates the bacterial proteins. This leads to the destruction of microorganisms. The mechanism says is जैसे ही heating elements heat होते हैं, water heat up होता है, steam generate होती है, तो ये steam क्या करेगी, जितने भी microbes present होंगे, ठीक है, ये steam enter करेगी into the microbial cells
और उन माइक्रोबियल सेल्स के अंदर या बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स होंगे उनका कोऑगुलेशन कर देगी. Now this coagulation of the bacterial proteins will lead to its destruction. So this is how an autoclave works on the principle of moist heat sterilization. So if you see the procedure में भी वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई. वेसल में आप क्या करोगे, 2 liters of water जो है it is placed in the वेसल. उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको स्टरलाइज करने हैं वो आप परफोरेटेड बास्केट में प्लेस कर दोगे. उसके बाद आप लिड को ओपन करोगे, एयर रिलीजिंग वाल्व को भी ओपन करते हो और हीटिंग एलिमेंट जो है इट इज टर्न ऑन. उसके बाद वो वाटर हीट होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू स्टीम. देन ये जो स्टीम है ये जितनी भी एयर होगी आपके चेम्बर में उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा. देन सैचुरेटेड स्टीम आपकी क्या है, it will get filled in the chamber and designated temperature and pressure will be maintained, that is 121 degrees C and 15 psi. Psi stands for Pascal per square inch. So this is the pressure and 121 degrees C is the temperature. तो temperature के लिए thermometer लगा होता है autoclaves में. So from there you can see the temperature. ठीक है. उसके बाद स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हमने कहा था 15 to 30 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स, आफ्टर विच ऑटोक्लेव इज अलाउड टू कूल. जब आपका ये जो पूरी स्टेरिलाइजेशन साइकिल जो होती है कंप्लीट हो जाती है दैट इज फॉर 20 मिनट्स और इट कैन बी टिल 30 मिनट्स. ठीक है. उसके बाद आप क्या करते हो, मेन स्विच ऑफ कर दोगे और आप ऑटोक्लेव को क्या करोगे, इट विल बी अलाउड टू कूल. देन आफ्टर कूलिंग आप लिड को ओपन करोगे और जितने भी आपके ग्लासवेयर या कंटेनर्स है जिनको आपने स्टरलाइज किया है उसको आप रिमूव कर दोगे. सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर ऑटोक्लेव. ओके. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन. किन किन चीजों को आप यूज करते हो, ठीक है, स्टरलाइज कर सकते हो यूजिंग द ऑटोक्लेव. द फर्स्ट इज culture media. Culture media can be sterilized using autoclave. Then you have the surgical instruments, you have the syringes and various laboratory instruments. तो ये सारी चीजें जो है आप स्टरलाइज कर सकते हो यूजिंग ऑटोक्लेव. तो जब हमने मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में सबसे पहले हमने ऑटोक्लेव देखा था. ठीक है, सबसे पहले हमने ऑटोक्लेव देखा था. उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर बॉइलिंग. बॉइलिंग जो है इट इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जो आप यूजुअली लेबोरेटरीज में यूज नहीं करते हैं क्योंकि बॉइलिंग से भी बेटर ऑप्शंस हमारे पास है. ठीक है. इस मेथड को यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि स्टेरिलाइजेशन से ज्यादा इसमें क्या होता है, डिसइंफेक्शन हमको मिलता है. ठीक है. दैट मीन्स स्टेरिलाइजेशन इज दी 100% रिमूवल ऑफ दी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ऑटोक्लेव से भी, अगर ऑटोक्लेव की भी बात करो तो हमको 100% स्टेरिलाइजेशन अचीव हो सकती है क्योंकि ऑटोक्लेव में जो आपके वेजिटेटिव सेल्स है या फिर जो बैक्टीरियल स्पोर्स होंगे दोनों ही तरह के सेल्स को किल कर सकता है ऑटोक्लेव. लेकिन बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर 100% स्टेरिलाइजेशन. इस बॉइलिंग वाटर से हमको क्या अचीव हो सकता है, डिसइंफेक्शन. ठीक है. दैट मीन्स ओनली दी पैथोजेंस जो है वो किल हो सकते हैं यूजिंग दी बॉइलिंग वाटर. ठीक है. ऐसा क्यों होता है कि केवल डिसइंफेक्शन इज अचीव्ड रादर देन दी स्टरलाइजेशन? बिकॉज बॉइलिंग वाटर से केवल वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वही डिस्ट्रॉयड होती हैं, लेकिन जो आपके बैक्टीरियल स्पोर्स होती हैं, ठीक है, दे कैन विथस्टैंड दिस कंडीशन फॉर आवर्स. दैट मीन्स ये जो बॉइलिंग वाटर की अगर हम कंडीशंस देखें तो 100 डिग्री सी पे वाटर बॉईल करता है फॉर 20 to 30 मिनट्स. और जिन ऑब्जेक्ट्स को हमको स्टरलाइज करना है यूजिंग बॉइलिंग वाटर, हम क्या करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को इस बॉइल्ड वाटर पर डाल देंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स के लिए. ठीक है. तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो मेथड है स्टरलाइजेशन का, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके वेजिटेटिव सेल्स तो किल हो जाते हैं, लेकिन जो आपके बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में किल नहीं होते हैं या फिर उनका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है.
नाउ वेजिटेटिव सेल्स क्या है? द मल्टीप्लाइंग, द ग्रोइंग सेल्स। लेकिन जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए भी बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। उनको किल करना इज नॉट दैट इजी, ठीक है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग वाटर जो है उससे 100% स्टेरिलाइजेशन अचीव नहीं होती है, रादर उससे हमें डिसइंफेक्शन अचीव होता है, ठीक है। मैकेनिज्म अगेन क्या है? बॉयल जब आप वाटर को करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? स्टीम विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और यही स्टीम जो है, जो बॉइलिंग वाटर से प्रोड्यूस होती है, वही स्टीम आपके माइक्रोबियल सेल्स के अंदर जाएगी और कोआगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स करेगी। तो आप देखोगे ऑटोक्लेव का भी सेम मैकेनिज्म है। पाश्चराइजेशन, दिस इज ऑल्सो द sterilization method which works on the principle of moist heat sterilization. Now if you notice, in this method also 100% sterilization is not achieved, okay। जैसे आपका boiling method था, उस मेथड को भी लैब्स में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उस मेथड में भी 100% स्टेरिलाइजेशन इज नॉट अचीव। सिमिलरली पाश्चराइजेशन मेथड में भी आपको 100% स्टेरिलाइजेशन नहीं मिलता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इफ यू सी मिल्क, फ्रूट जूसेस, क्रीम एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, जैसे कि बियर है, ठीक है, वाइन है, दीज फूड आइटम्स आर पाश्चराइज्ड, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि मार्केट में अवेलेबल होता है मिल्क, पाश्चराइज्ड मिल्क अवेलेबल होता है, ठीक है। अब जबकि ये मिल्क ऑलरेडी पाश्चराइज्ड होता है, लेकिन फिर भी हम इस मिल्क को जब घर लेकर आते हैं तो हम उसको फिर भी क्या करते हैं? हीटिंग देते हैं या बॉईल करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप। ऑलरेडी वो मिल्क आपका पाश्चराइज्ड है, लेकिन उसमें कंप्लीट रिमूवल ऑफ बैक्टीरियाज नहीं होता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होता है। इसीलिए हम एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप उस पाश्चराइज्ड मिल्क को भी क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। चाहे आपके फ्रूट जूसेस हो या क्रीम्स हो, ये भी आपके पाश्चराइज्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इन सारे फूड आइटम्स को कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, लो टेम्परेचर में रखते हैं, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ना हो सके, ठीक है। सो इट इज अ मेथड ऑफ कंट्रोल्ड हीट ट्रीटमेंट। The method kills microorganisms of certain types but does not destroy all the microorganisms. इसीलिए हम कह रहे हैं कि 100% स्टेरिलाइजेशन नहीं अचीव होती है, क्योंकि हर तरह के माइक्रोऑर्गेनिजम्स इसमें किल नहीं होते हैं, ठीक है। पाश्चराइजेशन जो होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पे हो सकता है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए जो ड्यूरेशन होगा ऑफ स्टेरिलाइजेशन या जो ड्यूरेशन होगा पाश्चराइजेशन का, वो वैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LTH से। तो इस मेथड में जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज 63 डिग्री C फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। इस मेथड को हम बेसिकली उन फूड आइटम्स के लिए यूज करते हैं जिनका टेस्ट जो है वो डिट्रॉइट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अगर हम उनको ज्यादा लंबे टाइम के लिए हीटिंग करेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका टेस्ट खराब हो सकता है लॉन्गर हीटिंग पर, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम 30 मिनट्स के लिए हीट करते हैं एट 63 डिग्री C। सो ऐसे मेथड को हम कहेंगे लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। नेक्स्ट इज योर B, that is high temperature short time method represented as HTST। इस टेम्परेचर पे इस पर्टिकुलर मेथड में जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है दैट इज योर 72 डिग्री C फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है। बहुत कम ड्यूरेशन के लिए है, 15 सेकेंड्स इज अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इस तरह के मेथड को हम फ्लैश पाश्चराइजेशन भी कह सकते हैं। Then third is your C point, that is ultra high temperature, UHT से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें जो आपके फूड आइटम्स होते हैं जिनको स्टरलाइज करना होता है दैट इज ओनली फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकेंड्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज 140 डिग्री C। जो पाश्चराइजेशन इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन,
ठीक है, इसमें भी आप मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल करते हो। और मॉइस्ट हीट क्या करेगी, किस मैकेनिज्म से काम करती है, ये मॉइस्ट हीट जब माइक्रोबियल सेल्स को एंटर करती है तो उनके प्रोटीन्स को ये कोऑगुलेट कर देती है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का एक ही मैकेनिज्म है कि स्टीम जो है वो एंटर करेगी, ठीक है, द स्टीम will enter the cells and it will cause coagulation of bacterial proteins, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द मेथड्स अंडर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। और पाश्चराइजेशन में फिर फर्दर उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आप दे रहे हो फॉर कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो फ्रेश मिल्क होता है उसको पहले आप क्या करते हो, हीट करते हो थ्रू दी सोलर कलेक्टर, ठीक है। द मिल्क विल बी हीटेड, देन अगर इफ पाश्चराइजेशन टेम्परेचर इज 72 डिग्री सी फॉर 15 मिनट्स, अगर आप उस मिल्क को पाश्चराइज कर रहे हो एट टेम्परेचर 72 डिग्री सी, तो हमने देखा था जिसको हमने फ्लैश पाश्चराइजेशन भी कहा था। तो 72 डिग्री सी पर अगर आप मिल्क को हीट करोगे सो दैट विल बी ओनली फॉर 15 सेकेंड्स, ठीक है। 15 सेकेंड्स के लिए ही आप उसको हीट करोगे, उसके बाद मिल्क को कूल करते हैं एंड द मिल्क we receive is the pasteurized milk। लेकिन अगर इस मिल्क को आपको हीट करना है फॉर 30 मिनट्स तो आपको उसको टेम्परेचर कितना देना होगा, 63 डिग्री सी। सो यू विल होल्ड द टेम्परेचर, यू विल होल्ड द ट्यूब इफ पाश्चराइजेशन टेम्परेचर इज 63 डिग्री सी फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। सो कितना टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो पाश्चराइजेशन का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट विल बी द ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद आप मिल्क को कूल करोगे एंड द मिल्क दैट विल बी प्रोड्यूस दैट विल बी योर पाश्चराइज्ड मिल्क। व्हाट वी नीड टू रिमेंबर हियर इज दैट 100% स्टरलाइजेशन इज नॉट अचीव्ड, ठीक है। दिस वी नीड टू कीप इन माइंड दैट 100% स्टरलाइजेशन इज नॉट अचीव्ड थ्रू दिस मेथड। नाउ द लास्ट मेथड for moist heat sterilization is your tenderization, ठीक है। Tenderization is the last method। सबसे पहले अगर हम रिवाइज करें, we have studied autoclave, the second is the boiling water, third is pasteurization and fourth and the final one is tenderization, ठीक है। Now there are some microbial agents या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसे food items होते हैं that contain carbohydrates और कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल्स जिनको अगर हम हीट करेंगे अबव टेम्परेचर 100 डिग्री सी तो वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। फिर से मैं समझाती हूँ, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फूड आइटम्स ऐसे होते हैं अगर आप उनको 100 डिग्री सी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे सो दे विल गेट डैमेज, ठीक है। तो फिर उनको हम कैसे स्टरलाइज करें, तो it is possible to sterilize them by fractional sterilization। तो fractional sterilization process के थ्रू हम उनको sterilize कर सकते हैं। That means tenderization is also known as fractional sterilization। इस method से स्पेशली हम जो canned foods होती हैं, ठीक है, उनको sterilize करते हैं। और इस method के लिए जो आप apparatus use करते हो that is your Arnold apparatus, or you can also use modified autoclave। Now what we do in this method is, इस method में हम क्या करेंगे, what is the procedure basically, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी फूड आइटम या कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल या कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट जिसको आपको स्टरलाइज करना है, यू विल हीट दैट ऑब्जेक्ट एट 100 डिग्री सी, नॉट अबव दैट, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अगर आप 100 डिग्री सी से ऊपर टेम्परेचर पे स्टरलाइज करोगे सो इट विल गेट डैमेज्ड। तो आपको इन ऑब्जेक्ट्स को 100 डिग्री सी पे ही स्टरलाइज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज।
3 कॉन्जिक्यूटिव डेज का मतलब है 3 दिन लगातार आपको इसको 100 डिग्री सी पर स्टरलाइज करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैंड फूड है, मुझे उसको टेंडराइजेशन करना है, तो मैं आज उसको क्या करूंगी 100 डिग्री सी पर हीट करूंगी 30 मिनट्स। सो दिस इज डे 1। उसके बाद फिर से मैं क्या करूंगी उसको नेक्स्ट डे दैट इज डे 2, अगेन उसको 100 डिग्री सी पे स्टरलाइज करूंगी फॉर 30 मिनट्स एंड देन अगेन ऑन डे 3 आई विल हीट इट एट 100 डिग्री सी फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो 24 आवर्स का आपको गैप देना है, इंक्यूबेशन पीरियड देना है। ठीक है, एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए आप इन मटेरियल्स को 100 डिग्री सी पर हीट करोगे फॉर 30 मिनट्स। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? वाई वी आर हीटिंग द ऑब्जेक्ट? 3 दिन के लिए कॉन्टिन्यूसली हम क्यों हीट कर रहे हैं? 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज पर हम ऑब्जेक्ट को क्यों हीट कर रहे हैं? क्योंकि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हीटिंग 100% वेजिटेटिव सेल्स आर डेड बट स्पोर्स में रिमेन। हमने कहा था कि जो बैक्टीरियल सेल्स है आपके वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। वेजिटेटिव सेल्स दैट आर डिवाइडिंग, फंक्शनल लिविंग आपके फंक्शनल सेल्स है दैट आर डिवाइडिंग। ठीक है, या फिर दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। तो ये स्पोर्स जो होते हैं थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनिशियली या फिर हम कह सकते हैं ऑन द फर्स्ट डे जब आप हीट करोगे तो 100% जितने भी वेजिटेटिव सेल्स होंगे उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लेकिन जो आपके स्पोर्स होंगे वो 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे डिस्ट्रक्शन उनका नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए 24 आवर्स का हम इंक्यूबेशन पीरियड देते हैं। ठीक है, 24 आवर्स के लिए हमने उनको इंक्यूबेट कर दिया और फिर नेक्स्ट डे जाकर हमने दोबारा से उसको 100 डिग्री सी पर हीट किया। तो 24 आवर्स का जब हम इंक्यूबेशन पीरियड उनको देते हैं तो यही आपके जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं ये अपने आप को क्या करते हैं उस इंक्यूबेशन पीरियड में, आप कह सकते हो 24 आवर्स का जो आप इंक्यूबेशन पीरियड दे रहे हो उस पर्टिकुलर पीरियड में ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑन डे 2 यही स्पोर्स जो है दे विल गेट कन्वर्टेड टू वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑन डे 2 और फिर जब आप इनको हीट करोगे दे विल गेट डिस्ट्रॉयड एट टेम्परेचर 100 डिग्री सी। अब डे 3 पे हम क्यों हीट कर रहे हैं? जब डे 2 में सारे आपके जो स्पोर्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं वेजिटेटिव सेल्स में और उनका डिस्ट्रक्शन भी हो गया है, तो डे 3 में हम फिर से क्यों हीट कर रहे हैं? एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप। ठीक है, एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप मीन्स कि इफ इन केस अगर कोई स्पोर रह गया है तो वो डे 3 में जाकर अगेन अपने आप को वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट कर लेगा एंड अगेन जब उसको हम 100 डिग्री सी पे 30 मिनट्स के लिए हीट करेंगे तो वो जो रिमेनिंग सेल्स है उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सो दिस इज टेंडराइजेशन। What you need to understand that this is also known as fractional sterilization. फ्रैक्शंस पे परफॉर्म कर रहे हैं ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री सी से ऊपर अगर हम टेम्परेचर लेकर जाएंगे तो उनका जो नेचर है या हम कह सकते हैं दे गेट डैमेज। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए हम उनको स्टरलाइज करते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, हमको 100% स्टरलाइजेशन अचीव हो सकती है क्योंकि स्टेरिलाइजेशन मेथड से आपके वेजिटेटिव सेल्स तो किल हो ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो भी उनका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। टुडे वी हैव कवर्ड the moist heat sterilization जिसमें we have seen autoclave, boiling, tenderization and pasteurization. And next video में हम देखेंगे the other methods like dry heat sterilization, okay, the radiation methods and the mechanical methods. अगर आपको कोई भी query है, कोई भी topic जो समझ ना आया हो, आप please मुझे comment section में बताइए। Thank you everyone for watching.